नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पीयूष प्रवाह से सेठ गोविंद दास जी का यात्रा वृत्त लेखन, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। अब तक हमने पढ़ा, लेखक चित्तौड़गढ़ के स्टेशन के पास छोटी सी धर्मशाला में ठहरते हैं, तांगे के सहारे किले की ओर जाते हैं और चित्तौड़गढ़ जाते समय उनका मन उल्लास से भरा है। और क्योंकि लेखक ने राजपूत जीवन संध्या, वीर जयमल और लेखक ने कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान का इतिहास, ये सब पढ़े हैं और इनमें लेखक ने उन वीरों का वर्णन पढ़ा हुआ है जिन्होंने संग्रामों को हारते हुए भी बड़ी बहादुरी से लड़ा। वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए लेखक की आतुरता बढ़ रही थी। लेखक ने वहाँ जाकर देखा कि गढ़ की दीवारें और बुर्ज खंडित हो गए हैं और वहाँ उन खंडित भवनों के बीच में, उन खंडरों के बीच में वीरता के प्रतीक, विजय के प्रतीक कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ खड़े हैं, जिन्हें देख कर के लेखक का हृदय जो है वो वीरता के भाव से भर जाता है। लेखक को लगता है मानो ये स्तंभ वहाँ की वीर गाथाएँ उन्हें सुनाते हो। लेखक शाम तक वहीं पे घूमता रहता है। लेखक जब वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। यानी चित्तौड़गढ़ छोड़ने से पहले उन्होंने वीर जयमल की शहादत भूमि को भी देखा। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। देखो, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है बिल्कुल आपके, इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। तो कथन किस प्रसंग में आया है, किसके लिए आया है, कौन से स्थल को देखने की बात हुई है? वह स्थल जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी, उस स्थल को देख करके लेखक का हृदय और अधिक प्रसन्न हो गया। रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कौर मेरे गले न उतरते थे। देखो, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कौर मेरे गले न उतरते थे, लेखक की ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो लेखक ने चित्तौड़गढ़ के दर्शन किए हैं, चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि, गौरवमयी भूमि के दर्शन किए हैं और वहाँ लेखक का हृदय अत्यधिक उल्लास से भर गया है। वहाँ जाकर के लेखक ने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ देखा। दुर्ग को देख कर के मानो उनके हृदय में आज तक उन्होंने चित्तौड़गढ़ के विषय में जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है या चित्रों के माध्यम से देखा है, वो सारे चित्र, सारी घटनाएँ चित्रों के रूप में उनकी आँखों में सजीव हो रही है, मानो वे सभी घटनाएँ जीवंत हो रही है। और ये सब देखकर लेखक बहुत अधिक प्रसन्न है, बहुत अधिक गदगद है और अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनका प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा होने के बाद भी और निवाले उनके गले नहीं उतर रहे थे। यानी कि वे बहुत अधिक प्रसन्न थे, बहुत अधिक खुश थे, जिसके कारण वे भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। सप्त मोक्षदायिका पुरी यानी नगरी, पुरियों में एक पुरी अवंतिका। 7 हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में 7 नगरियों को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी माना गया है। उनमें से उज्जैन, अवंतिका कहते हैं उसे, अवंतिका या उज्जैन एक ही बात है। तो वो है 7 मोक्ष प्रदायिनी नगरियों में से एक नगरी है उज्जैन। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष की गौरवपूर्ण समयों की यह एक राजधानी थी, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें क्षिप्रा नदी के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। देखो, प्रश्न ये भी बन सकता है कि अवंतिका यात्रा का क्या उद्देश्य था लेखक का? तो अवंतिका यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। यानी कि उज्जैन क्यों गए थे लेखक? वहाँ तीर्थाटन करने के उद्देश्य से नहीं गए थे, बल्कि क्यों गए थे? ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना। हम अपना असबाब यानी सामान, हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गए थे।
अतः क्षिप्रा के जल का आचमन, आचमन समझते हैं आप, जलपान करना, पीना। अतः क्षिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। कहाँ जाना था इन्हें? जलगांव जाना था। और जलगांव जाने का उद्देश्य भी आप देख लें, क्या उद्देश्य था? जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा गुफाएं देखने। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता रूपचंद जी राठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लारी मोटर का प्रबंध भी किया था। जलगांव से लारी पर हम सीधे अजंता गए। जलगांव से कहाँ गए? अजंता। अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे, देखो प्रश्न आता है बिल्कुल, अजंता की गुफाओं का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए या अजंता की गुफाओं पर टिप्पणी लिखिए। देखो 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो केवल अजंता के विषय में पूछा जाएगा, लेकिन पीयूष प्रवास से निबंधात्मक प्रश्न आता है आपके एक 6 नंबर का। तो अब 6 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न भी आ सकता है कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बिल्कुल आपको पहले अजंता की गुफाओं का वर्णन, फिर एलोरा की गुफाओं का वर्णन और उसके बाद एलिफेंटा गुफाओं का वर्णन बिल्कुल संक्षिप्त रूप से अपने शब्दों में करना पड़ेगा। तो देखिए आप अभी से ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक पढ़ें आप कि अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वत्य प्रदेश, पार्वत्य यानी कि पर्वतीय प्रदेश में है। इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। इनमें 4 चैत्य के ढंग की और शेष विहार के ढंग की है। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई है। क्या? एक साथ नहीं बनाई गई है ये गुफाएं। यद्यपि इनके बनने का कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं, परंतु पुरातत्ववेताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही, यानी कि बहुत लंबी अवधि तक ये गुफाएं बनती रही। तो इनके बनने का कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं होता है, कभी कोई बनी और कभी कोई। गुफाएं, देखो ये महत्वपूर्ण बात, गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। क्यों प्रसिद्ध हुई गुफाएं? अद्भुत चित्रकारी के कारण। ये गुफाएं अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। कैसी अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और उनमें मूर्तियां बनाई गई है। कमरों की दीवारों पर प्लस्तर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। प्लस्तर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं। फिर देखो प्रश्न यहाँ 2 नंबर का बोधिसत्व पद्मपाणि से पूछा जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न बिल्कुल ये पूछा जाता है आपके, बोधिसत्व पद्मपाणि पर टिप्पणी लिखिए। अब तो इन पर टिप्पणी क्या लिखेंगे आप कि किस प्रकार की छवि है, वो क्या है, चित्र है कि मूर्ति है कि क्या बात है। बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र। ध्यान दें, भगवान बुद्ध का क्या है? ये चित्र है। बुद्ध के और किस समय का? महाभिनिष्क्रमण के समय का, यानी कि गृह त्याग के समय का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं, बचपन का नाम भगवान बुद्ध के। बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा है और दाहिने में क्या है? कमल पुष्प। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत और गले में मणिमाला। पतली लंबी भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों से कैसे भाव टपकते हैं, देखो अहिंसा, शांति और वैराग्य टपकता है। उनकी मुख आकृति यानी कि उनके मुख की आकृति गंभीर देवी ज्योति से आलोकित यानी प्रकाशित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग और अवयव, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती है, यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। चित्र कल्पना है, सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है भगवान बुद्ध का। निवेदिता
इस चित्र के विषय में ये कहती है। देखो प्रश्न 1 नंबर का यहाँ भी ये भी पूछ सकता है कि पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व पद्मपाणि के विषय में निवेदिता ने क्या कहा है। तो ये बिल्कुल आप शब्द टू शब्द ये बात लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखेंगे यदि ये पूछ लिया जाता है तो। यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है, ऐसा कहती है देवी निवेदिता भगवान बुद्ध के इस चित्र के विषय में। तो देखें ये तो थी बोधिसत्व पद्मपाणि की बात। तो बिल्कुल क्या है बोधिसत्व पद्मपाणि? बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, बाएं हाथ में सूत का धागा, दाहिने में कमल पुष्प, शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत, गले में मणिमाला, पतली लंबी भुवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्र जिनसे अहिंसा, शांति, वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं, गंभीर मुखाकृति देवी ज्योति से आलोकित है। इतना सुंदर मनोहर रूप ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग अद्भुत चित्रकारी, घंटों चित्र की ओर देखते रहे फिर भी आंखें और मन तृप्त ना हो। आई बात समझ में? फिर अब देखें और महत्वपूर्ण बात कि अजंता की गुफाओं में दूसरा और महत्वपूर्ण चित्र किसका है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे, अजंता गुफाओं में दूसरा और महत्वपूर्ण चित्र राजकीय जुलूस का है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजकीय जुलूस के चित्र पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वहाँ भी तो राजकीय जुलूस का चित्र अजंता की गुफाओं का दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है। तो पहला महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से आ जाए यदि आपके कि अजंता की गुफाओं की अद्भुत चित्रकारी का वर्णन कीजिए, तो बिल्कुल आप ये लिखेंगे, इस प्रकार से शुरू करेंगे कि अजंता की गुफाओं का महत्व, प्रसिद्धि जो है वो किसके कारण है, यानी कि अजंता की गुफाओं की प्रसिद्धि इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण ही है। और जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण चित्र जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का। बिल्कुल अभी मैंने आपको 2 बार बताया कि बोधिसत्व पद्मपाणि यानी कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र है, महाविनिष्क्रमण के समय का चित्र है, सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं, बाएं हाथ में सूत का धागा है, दाहिने में कमल पुष्प, शरीर पर यज्ञोपवीत, गले में मणिमाला, पतली लंबी भुवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्र जिनसे अहिंसा, शांति, वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं, और गंभीर मुखाकृति देवी ज्योति से आलोकित, कैसा मनोहर सुंदर रूप, सारे सांचे में ढले हुए सारे अंग प्रत्यंग अवयव, अद्भुत चित्रकारी, और ऐसा लगता है मानव चित्र को घंटों निहारते रहें फिर भी मन और आँखें तृप्त ना हो। फिर आप वर्णन करेंगे दूसरे चित्र का, राजकीय जुलूस का, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा। देखें राजकीय जुलूस के चित्र पर टिप्पणी यदि आपसे पूछी जाए तो बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाए हैं। किसी के हाथ में छाता, किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा। जुलूस में बहुत महत्वपूर्ण बात, स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं और चित्र अलंकार प्रधान है। अलंकार प्रधान यानी कि स्त्रियों और पुरुषों ने आभूषण धारण कर रखे हैं। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण हैं, कंकण बोले तो कंगन, वे गले में हार पहने हैं, कान से लगे सुंदर कर्णावतंस, कर्णावतंस यानी कि कान का आभूषण लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है, उनके उभरे हुए वक्षस्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं, इनकी कनखियों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापहारी लतिकाओं सी लगती है। यानी कि ये चित्र, ऐसा चित्र निहार के देख करके मानो मन का ताप, मन का कष्ट समाप्त होता है, मन को शीतलता मिलती है। जीवन तापहारी यानी कि जीवन के कष्टों का हरण करने वाली शीतलता, जो बेलें हैं उनकी तरह ये सजी धजी हुई युवतियाँ और इनका रूप सौंदर्य जो है वो मन को शीतलता प्रदान करने वाला लगता है। तो ये है राजकीय जुलूस का चित्र। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आइए बात करते हैं हम इस वीडियो से बनने वाले प्रश्नों की। तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न बनता है वो हमारा
उज्जैन पहुंचकर लेखक के मन में क्या क्या विचार आए। लेखक को याद आया कि किसी समय उज्जैनी एक प्रसिद्ध राजधानी थी। लेखक को निराशा हुई कि अब उज्जैन में महाकालेश्वर का एक नवीन मंदिर था और क्षिप्रा नदी के अतिरिक्त विक्रमादित्य और के समय की कोई अन्य वस्तु शेष नहीं थी, प्राचीन वस्तु और कुछ भी नहीं थी। फिर देखें अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो वर्णन लेखक ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र आकर्षक है। कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र गृह त्याग के समय का है। सिद्धार्थ खड़े हैं, सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, गले में मणिमाला है, शरीर पर यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, एक हाथ में सूत का धागा बंधा है, दूसरे में क्या है, कमल पुष्प लिए हुए है। भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्र जिनसे अहिंसा, शांति और वैराग्य टपकता है। गंभीर मुखाकृति पर देवी ज्योति आलोकित है। कहते हैं इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। फिर देखें अगला प्रश्न यहाँ बनता है, अजंता की गुफा में चित्रित राजकीय जुलूस के चित्र का उल्लेख कीजिए। तो बिल्कुल अभी बात हुई है हमारी कि अजंता की गुफाओं में दूसरा जो चित्र है राजकीय जुलूस का, जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित है। आदमी सज धज करके जाते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है, किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण है, गले में हार पहने हैं, कान से लगे सुंदर कर्णाव तंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली पतली है, उनके ऊपरी वक्ष स्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं। तो इस प्रकार ये हो गया राज की जुलूस की चित्र पर टिप्पणी उल्लेख। फिर देखें प्रश्न ये और बनता है कि अजंता की गुफाओं के काल निर्णय के संबंध में क्या धारणा है। तो हमने इतना तो पढ़ा है कि अजंता की गुफाओं का कोई निश्चित उनके निर्माण का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आगे आएगा, अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसके विषय में। पूरा उत्तर बनेगा जब हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आगे और जिक्र किया गया है इसका। तो ये प्रश्न हम रखते हैं अगले वीडियो के लिए। देखो एक प्रश्न और बनता है यहाँ, चित्तौड़गढ़ का वर्णन करते हुए बताइए कि उसे देखकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वैसे हमने कल पढ़ा था, तो कल थोड़े प्रश्न ज़्यादा हो रहे थे आपके। ये प्रश्न आपको आज करना है। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर स्थित है। गढ़ की दीवारें और बुर्ज खंडित हो गए हैं। लगभग सभी इमारतें जमी दोज हो गई है, यानी कि नष्ट हो गई है। उन खंडरों के बीच केवल दो स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ खड़े हैं। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, विजय स्तंभ उसके बाद का है और वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। महान वीरता का इतिहास विजय स्तंभ से जुड़ा है। विजय स्तंभ को देखकर लेखक को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। लेखक को अनुभव होता है मानो गढ़ की धूलि का एक एक कण, एक एक पत्थर विभिन्न ध्वनियों में, भिन्न भिन्न रागों में वीर गाथाएँ गा रहे हो। उन्हें देखकर लेखक अपना आपा खो देता है। वहाँ से चलने से पूर्व लेखक ने वहाँ की मिट्टी को बार बार मस्तक से लगाया और उस भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब देखिए अंतिम प्रश्न आज की वीडियो से हम बात करते हैं, अजंता की गुफाओं का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वत्य प्रदेश में स्थित है। इन गुफाओं की संख्या 29 है, जिनमें 4 चैत्य के ढंग की और शेष विहार के ढंग की है। ये गुफाएं एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काट कर बनाई गई है। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और कमरों में मूर्तियां बनाई गई है। बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र बड़ा प्रभावशाली और अद्वितीय है। गुफा का दूसरा महत्वपूर्ण चित्र राजकीय जुलूस का है। इस चित्र में स्त्री पुरुष सजे धजे हैं और आभूषण पहने हुए हैं। अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता, जीवन, सादगी, साम्य एवं सौंदर्य भावना है। जीवन के प्रति सुखमयी लिप्सा है। तो ये हो गई हमारे आज की वीडियो से प्रश्नों की बात। बिल्कुल आप ये प्रश्न अपनी कॉपी में करेंगे और इसे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।